जय माता जी की साख खमा गणी नमस्कार। और आज का वीडियो 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए 7th क्वेश्चन पेपर हम हल कर रहे हैं। और पेपर की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले जो वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों के साथ में। आई होप ये आपको अच्छा लगेगा। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, महानगर और वृहत नगर में अंतर बताइए। तो पेज नंबर 48 के ऊपर महानगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले आदिवासियों को महानगर कहा जाता है। जयपुर, जोधपुर, कोटा उसके उदाहरण हो जाएंगे। और वृहत नगर वे नगर जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक हो जाती है वो वृहत नगर कहलाते हैं। मेगालोपोलिस भी कहते हैं, विशाल नगर। और इसका प्रयोग सबसे पहले हमारी बुक में 1857 दिया हुआ है, जबकि ये सही नहीं है, 1957 होगा यहाँ। और जीन गोटमैन ने इस शब्द का प्रयोग किया था। ग्रेटर लंदन, टोक्यो, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को और भारत में कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आदि इसके उदाहरण हैं। दूसरा प्रश्न, विश्व में पाए जाने वाले 2 शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के नाम पूछे हमसे। 63 और 66 नंबर पेज के ऊपर मिल जाएगा। ये प्रश्न हमने पहले भी किया हुआ है। तो अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, फिर अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका में पंपाज, यूरेशिया में स्टेपीज, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, स्वामित्व के आधार पर विनिर्माण उद्योगों के प्रकार पूछे हमसे। 3 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं पेज नंबर 77 के ऊपर। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग वे उद्योग जो सरकार के अधीन होते हैं। और भारत को ध्यान में रखते हुए उदाहरण लिखे मैंने यहाँ। एग्जाम्पल, भेल और सेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसी प्रकार निजी क्षेत्र के उद्योग, इन उद्योगों का स्वामित्व निजी निवेशकों के पास में होता है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं उनके अधिकांश उद्योग निजी क्षेत्र में होते हैं, जैसे कि अमेरिका का हम उदाहरण इसमें ले सकते हैं। भारत के संदर्भ में टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बजाज ऑटो लिमिटेड आदि। और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें संयुक्त कंपनियों के द्वारा, यानी कि किसी निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के संयुक्त प्रयासों से इनका संचालन किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ मैंने ऑयल लिखा हुआ है। ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत के संदर्भ में। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है कि अगर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग की यात्रा करनी हो तो कौन से रेल मार्ग का चयन करेंगे। पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, एक ही लंबा रेल मार्ग है वहाँ। पेज नंबर 90 के ऊपर मानचित्र में दिख जाएगा आपको। तो ये ऑस्ट्रेलिया विद्यार्थियों, यहाँ देखिए पर्थ से लेकर के और ये सिडनी और फिर यहाँ नीचे ये मेलबोर्न। ये नीचे नाम लिखा हुआ ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। इसे आप पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग भी कह सकते हैं। इसे ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग भी कहा जा सकता है। ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। अगला प्रश्न है, चतुर्थ एवं पंचम क्रियाकलापों में अंतर करना है। पेज नंबर 58 के ऊपर। आई होप विद्यार्थियों ये मेरा जो तरीका है आपको अच्छा लगा होगा। प्रश्न और उनके आंसर बुक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। और बहुत से मेरे मित्रगण मुझे कहते हैं कि आप बोर्ड पर क्यों नहीं पढ़ाते, सामने आकर के वीडियो क्यों नहीं बनाते। जिस दिन मैं ज़रूरी समझूंगा उस दिन मैं उस रूप में भी वीडियो बनाने शुरू कर दूँगा, आ जाऊँगा। और लोगों का क्या है, कहते रहते हैं ना। तो ऐसी स्थिति में बस यूं ही ध्यान में आता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में। अरे पेपर रह जाएगा है ना बेकार की बातों में। चलिए पेज नंबर 58 के ऊपर। चतुर्थ व्यवसाय जीन गोटमैन ने इन्हें
अप्रत्यक्ष सेवाओं में शामिल किया है प्रत्यक्ष सेवाएं जो सीधे रूप में उपभोक्ताओं को प्रभावित करती है। वो तृतीय क्रियाकलाप होते हैं व्यापार, परिवहन के साधन आदि, और ये भी सेवाओं का एक ग्रुप है लेकिन उससे थोड़ा उच्च प्रकार का है। कार्यालय, भवन, शिक्षण संस्थाएं, अस्पताल, रंगमंच के थिएटर के जो कार्य हैं, और दलाली की फर्मों, शेयर मार्केट से संबंधित ये जो क्रियाकलाप हैं ये चतुर्थ श्रेणी के क्रियाकलाप हैं। पंचम व्यवसाय भी सेवा क्षेत्र से ही संबंधित हैं। ये चतुर्थ श्रेणी के जो सेवा क्षेत्र हैं उनसे थोड़े उच्च प्रकार के हो गए। विद्यार्थियों, ये वे सेवाएं हैं जो नए और वर्तमान विचारों की रचना और उनके पुनर्गठन की व्याख्या करती है, आंकड़ों की व्याख्या करती हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन जो होता है उस पर बेस्ड होते हैं। ये नई जो प्रौद्योगिकी है उसका मूल्यांकन करते हैं। तो विषय विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, नीति निर्धारित करने वाले जो लोग हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये पांचवा प्रश्न हमारा 2 अंक का था। इसके बाद में 2-2 नंबर के शुरू हो गए हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का विस्तार पूछा हमसे, उसका महत्व पूछा है पेज नंबर 87 के ऊपर। तो विद्यार्थियों पहले मानचित्र देख लीजिए। यहाँ बाल्टिक सागर के तट पर यहाँ देखिए सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के, और देखिए यहाँ ये यूँ होता हुआ इस किनारे पर व्लादिवोस्टोक तक। तो ये हो गया ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। सेंट पीटर्सबर्ग, इसे लेनिनग्राद भी कहते हैं। अब इसकी थोड़ी विशेषताएं देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे अधिक लंबाई 9,560 किलोमीटर, रूस के पश्चिमी भाग में बाल्टिक सागर के तट पर स्थित, अभी मैंने आपको बताया लेनिनग्राद यानी सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के और सुदूर पूर्व प्रशांत महासागर के तट की ओर व्लादिवोस्टोक तक फैला हुआ है। 1891 में निर्माण प्रारंभ हुआ, 1905 में बन करके तैयार हो गया और 1945 में इसे दोहरे पथ से युक्त डबल लाइन बना दी गई है। विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग में रेलें दोनों ओर बिना अवरोध के चल सकती हैं। डबल लाइन बना दी गई है, एक लाइन यहाँ एक लाइन यहाँ, और 2-2 ट्रेनें एक साथ चल सकती है, और वो भी इलेक्ट्रिकल विद्युतकृत कर दिया गया है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर और लगभग महाद्वीप को पार करता हुआ, तो ट्रांस साइबेरियन, इसे पार साइबेरियन रेल मार्ग भी कहा जा सकता है। ये रेल मार्ग साइबेरिया के आर पार जाता है, तो लंबी दूरी के रेल मार्ग पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहलाते हैं। अगला प्रश्न मानचित्र का, विश्व के रेखा मानचित्र में लौह उत्पादक देशों को दर्शाना है। टर्की या तुर्की, चीन, रूस, दक्षिणी कोरिया। तो यहाँ देखिए विद्यार्थियों, ये यहाँ भूमध्य सागर, ये ऊपर यूरोप, ये अफ्रीका, और ये यहाँ से यूराल पर्वत से इस तरफ हो एशिया, ठीक है, और ये संयुक्त रूप से यूरेशिया कहलाता है। देखिए यहाँ है तुर्की, यहाँ, और ये छोटा सा हिस्सा आपको दिख रहा होगा ये, तो ये हिस्सा और ये तुर्की का है, ठीक है। अर्थात तुर्की यूरोप में भी है और तुर्की एशिया में भी है, तो यूरेशियन कंट्री है ये। इसी प्रकार रूस, ये भी यूरेशिया में है, रूस का ये हिस्सा देखिए एशिया में है, और ये जो हिस्सा है ये यूरोप में है। यही वजह है कि यूरेशिया कहलाता है। तो रूस एशिया और यूरोप दोनों में है। इसी प्रकार तुर्की या टर्की भी यहाँ देखिए एशिया में, और ये छोटा सा जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये यूरोप में। तो ये पूरा का पूरा तुर्की हो गया। उसके बाद में चाइना पूछा हमसे, चीन, ये भारत, यहाँ नेपाल, ये चीन, ये मंगोलिया है विद्यार्थियों। और दक्षिणी कोरिया पूछा हमसे, ये उत्तरी कोरिया, ये दक्षिणी कोरिया। इससे पहले के मानचित्र में हमने देखिए ये और ये जापान किया ही था। तो ये आपका मानचित्र हुआ। अगला प्रश्न, स्वेज नहर और पनामा नहर की तुलना पूछी हमसे। किन किन आधारों पर, देखिए स्थिति, प्रभावित होने वाले देश और लंबाई चौड़ाई के आधार पर। 94। स्वेज नहर तुलना में उसी प्रकार करनी है जैसे मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया है कि पेज का डिवाइडेशन कर लेना है हमें लाइन खींच करके। एक तरफ आपको लिखना है स्वेज नहर, एक तरफ लिखना है पनामा नहर, और
जैसे मान लीजिए यहाँ हमने लाइन खींची, यहाँ लिखा स्वेज, यहाँ लिखा पनामा, और यहाँ एक लाइन खींच करके यहाँ वो पॉइंट लिखने हैं आपको इस साइड में, एक तरफ वो पॉइंट लिखने हैं जिनके आधार पर आप तुलना कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट हो जाएगा स्थिति का, स्थिति के बाद में आगे इस एक बॉक्स में तो लिख देंगे हम स्वेज के बारे में, और उससे अगले बॉक्स में लिख देंगे पनामा के बारे में। इनके दोनों पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट फिर शुरू करेंगे कौन सा, प्रभावित होने वाले देश का, और उसके बाद में लंबाई और चौड़ाई का। तो जैसे हमसे पूछा गया उसी रूप में हम लिखेंगे। सुएज नहर मिस्र में भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाने के लिए बनाया गया एक कृत्रिम जलमार्ग है। योजना 1859 में अलेक्जेंड्रिया में स्थित फ्रांसीसी दूतावास। इंजीनियर कौन था, फर्डिनेंड डी लेसेप्स थे। ये थोड़ा नाम में करेक्शन आप कर लीजिएगा, लेसेप्स। और तो सुएज 1859 में योजना तैयार की गई, 1869 में उसका उद्घाटन हो गया। ठीक है। और यहाँ पनामा की बात करते हैं। पनामा पूर्व में अंध महासागर अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य निर्मित पनामा नहर का उद्घाटन 15 अगस्त 1914 को किया गया था। और 1 जनवरी सन 2000 इस नहर पर पनामा नगर का नियंत्रण हो गया। उससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार था इसके ऊपर। मानचित्र देख लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ ये भूमध्य सागर और ये अरब प्रायद्वीप, और ये देखिए यहाँ ये है लाल सागर। तो ये लाल सागर को और यहाँ भूमध्य सागर को आपस में जोड़ने का काम करती है सुएज नहर। देखो यहाँ से यूँ काट करके बनाया गया है। तो हम यहाँ 2 लाइनें खींच करके और यहाँ लिख सकते हैं सुएज नहर। और अब बात आती पनामा नहर की। तो पनामा नहर विद्यार्थियों, ये देखिए सर, यहाँ यूँ, यहाँ अटलांटिक महासागर, इस तरह प्रशांत महासागर है। तो अटलांटिक महासागर या अंध महासागर को जोड़ने का काम करती पनामा नहर। यहाँ तो राष्ट्रीयकरण हुआ इसका। सुएज की बात हो रही है। 1967 में संयुक्त राष्ट्र यूएनओ ने इसके राष्ट्रीयकरण को सहमति प्रदान कर दी। अब हम कौन सा पॉइंट करें, प्रभावित होने वाले देश। लिवरपूल एवं कोलंबो के बीच में प्रत्यक्ष रूप से जो दूरी है, पहले उत्तमाशा अंतरीप से होकर के जाया करते थे दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिण से होते हुए, लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है, दूरी की बचत हो गई है। और इसकी एक शाखा इस्माइलिया से काहिरा जाती है। नील नदी से नौगम में ताज़ा पानी की नहरें भी निकलती है। ये विदेश हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरब, थाईलैंड, ठीक है, इंडोनेशिया, चीन, जापान आदि जलमार्ग इसी मार्ग से गुजरते हैं, तो इनको लाभ मिला है। पनामा की बात करें तो न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के मध्य की दूरी हॉर्न अंतरीप की तुलना में लगभग 13,000 किलोमीटर कम हो गई। पहले दक्षिणी अमेरिका का चक्कर लगा करके फिर जाना पड़ता था, वो दूरी कम हो गई। इस नहर के माध्यम से हम उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट को पूर्वी तट से जोड़ सकते हैं। न्यू ऑरलियंस से सैन फ्रांसिस्को की दूरी लगभग 9,000 किलोमीटर। न्यूयॉर्क से सिडनी में लगभग 6,500 किलोमीटर। इसी प्रकार न्यूयॉर्क से वेलप्राइजो चिली जाने में लगभग 6,000 किलोमीटर की बचत हो गई। तो ये प्रभावित हो गए। लंबाई चौड़ाई की बात करें तो सुएज की लंबाई 162 किलोमीटर, चौड़ाई 60 किलोमीटर और गहराई लगभग 10 मीटर की। ठीक है, लंबाई 162 किलोमीटर, चौड़ाई 60 मीटर और गहराई औसतन 10 मीटर। पनामा की बात करें तो लंबाई 82 किलोमीटर, चौड़ाई 90 मीटर और औसतन गहराई 12 मीटर। इनकी लंबाइयाँ तो किलोमीटर में है और बाद में मीटर में। ठीक है, और इसके साथ साथ में आप जो लॉक्स दिए हुए हैं पनामा नहर में, उन लॉक्स को भी इसमें आप लिख सकते हैं। तो पनामा वाले हिस्से की भूमि को अधिक काटा जाना संभव नहीं था, इसलिए यहाँ 3 लॉक बनाए गए हैं।
गहराई 12 मीटर है, ठीक है। और कुछ कुछ भाग तो ऐसे हैं जो समुद्र तल से 26 मीटर ऊंचा भी है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में लॉक लगाने पड़े, इस तरह करके लॉक लगाने पड़े। लॉक लगा करके पानी का लेवल बढ़ाते हैं और फिर जब इस तरफ का लेवल इस तरफ के लेवल के बराबर आ जाता है तब बीच में उस गेट को खोल देते हैं और जहाज़ इस स्थान से इस स्थान की ओर चले जाते हैं, वापस उसको लॉक को बंद कर दिया जाता है। 3 प्रकार के लॉक हैं, गातुम लॉक, पेड्रोमिकेट लॉक और मीरा फ्लावर्स लॉक, ठीक है। तो इन तीनों लॉक्स के बारे में भी आपको लिखना है। अगला प्रश्न है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, और ये तो हमने पहले भी किया था। कोई 3 हमसे पूछे हैं, उनका हमें वर्णन करना है। बाजार, परिवहन एवं संचार, शक्ति के साधन, कच्चा माल, सरकारी नीतियाँ, उच्च तकनीक, जलवायु, जलापूर्ति, पूंजी, कुशल श्रमिक, ये सभी वे कारक हैं जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पहले के प्रश्न पत्रों में भी हुआ है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, कृषि कार्य समझाइए। गहन निर्वाह कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की तुलना करनी है। क्षेत्र, विधि, प्रक्रिया और उपज के आधार पर। तो कृषि वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अनाज उत्पन्न किया जाता है। उपज प्राप्त करने की जो प्रक्रिया उसे कृषि कहा जाता है। पशुपालन, फलोत्पादन, मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन, ये कृषि की सहायक क्रियाएं हैं जो उसके साथ की जाती हैं। तो विद्यार्थियों, 8वें पाठ में जीवन निर्वाह कृषि या गहन निर्वाह कृषि, ये वह कृषि है जो गहनता के साथ में की जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्षेत्र का, कृषि मानसून एशिया के घने बसे क्षेत्रों में की जाती है। इसके 2 रूप बताए हुए, चावल प्रधान और गेहूं प्रधान। तो चावल प्रधान में देखिए भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, दक्षिणी व मध्य चीन, ये नाम हो जाएंगे। और गेहूं प्रधान जो जीवन निर्वाह कृषि है वो उत्तरी, मध्य व पश्चिमी भारत, चीन, पाकिस्तान, कोरिया, इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो क्षेत्रों में ये नाम आ जाएंगे आपके, ठीक है। और वह कृषि, जब कृषि का उद्देश्य एकमात्र जीवन निर्वाह न होकर के व्यापारिक भी हो जाता है, उसे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहते हैं। बड़े बड़े भू क्षेत्र होते हैं जहाँ पर व्यापारिक उद्देश्यों से कृषि का कार्य किया जाता है। तो यहाँ देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में, अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान आपको ध्यान है, प्रेरी, पंपास, स्टेपी, वेल्स, डाउन्स और कैंटरबरी, ये वे क्षेत्र हैं जहाँ इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो ये नाम आप क्षेत्रों में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ ये सभी नाम लिख दीजिएगा क्षेत्रों में। दूसरा पॉइंट है विधि और प्रक्रिया, भाई की कैसे जाती है। तो जो गहन निर्वाह कृषि है उसमें तो मानवीय श्रम का अधिकतम उपयोग किया जाता है, क्योंकि लोगों की संख्या अधिक होती है। हमने पहले भी पढ़ा कि जो एशियाई जो घने बसे हुए क्षेत्र वहाँ की जाती है। तो घने बसे हुए क्षेत्र, लोग तो अधिक हैं, इसलिए यंत्रों का कम से कम उपयोग होता है, मानवीय श्रम का अधिक उपयोग होता है। यंत्रों का उपयोग भी करते हैं लेकिन मानवीय श्रम का अधिक उपयोग होता है। उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। सिंचाई सुविधाओं का जहाँ विस्तार हुआ है वहाँ फसल चक्र का अनुसरण किया जाता है, यानी फसलों को बदल बदल करके बोया जाता है। मानवीय श्रम का उपयोग न्यूनतम होता है कौन सी कृषि में, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में। और देखिए 10वीं विशेषता में क्या लिखा हुआ है, ये कृषि यंत्रीकृत व उच्च तकनीक पर आधारित है। अब तीसरा पॉइंट हमारा, उपज पूछे हमसे, उपजें क्या क्या होती है। तो देखिए जो गहन निर्वाह कृषि है या जीवन निर्वाह कृषि है उसमें जनसंख्या अधिक होती है। जनसंख्या अधिक होती है तो इसलिए उनका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन ही होता है। और खाद्यान्नों में देखिए यहाँ चावल और गेहूँ, ये 2 नाम आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। जबकि विस्तृत वाणिज्य जो अनाज कृषि है उसकी मुख्य फसल गेहूं होती है। याद रखिएगा, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की मुख्य फसल तो गेहूं होती है। इसके साथ साथ में जौ, जई, राई, तिलहन आदि का उत्पादन भी किया जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एजुकेशनल वीडियो है, ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं भी लगा तो भी लाइक करने में क्या जाता है यार, लाइक तो कर ही सकते हो, लाइक कर दीजिए।
अपने मित्रों के साथ में अगर आप उपयोगी समझे तो शेयर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने इस वीडियो को देखा पूरा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।